नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उबंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने आक्रामक विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार हो रही है और इसी को लेकर पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कार्य समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पारित किए गए राजनीतिक प्रस्ताव में गहलोत सरकार को हर क्षेत्र में विफल करार दिया। आपको बता दें कि 4 सत्रों में आयोजित इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, कोरोना प्रबंधन में विफलता, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा न उतरने सहित कई संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई। तो वहीं प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि यह सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है और इसके अलावा प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने पानी बिजली के बिल माफ करने, किसानों का कर्जा माफ करने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की। राजनीतिक प्रस्ताव के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि राजस्थान की हुकूमत हर क्षेत्र में विफल रही है। राजस्थान का विकास रुका रहा, राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया और राजस्थान में कोरोना की आड़ के अंदर जमकर चांदी कूटी गई। राजस्थान में बिजली की दरों को बढ़ाया गया और महंगी बिजली खरीदकर उसमें भ्रष्टाचार किया गया। इन सब बातों को लेकर हमने प्रस्ताव पारित किया। तो ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गहलोत सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को आंदोलन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। तो वहीं कार्य समिति ने अपने 4 सत्रों में विचार विमर्श करने और पारित राजनीतिक प्रस्ताव के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस प्रस्ताव को चार्जशीट समझते हुए इसे मंडल स्तर तक लेकर जाएंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है अभी वर्चुअल है और हम लोगों ने तय किया है कि इस प्रस्ताव को हम मंडल तक लेके जाएंगे, नीचे तक लेके जाएंगे और इस प्रस्ताव के आधार पर जो एक तरह से चार्जशीट है इस सरकार पर, इस चार्जशीट के आधार पर हम बड़ा। तो वहीं कोरोना संक्रमण में कमी आने के बाद अब सरकार के मंत्री अपने अपने विभागीय कार्यों में जुट गए हैं। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अध्यक्षता में राजधानी जयपुर सचिवालय स्थित कार्यालय में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली गई। इस बैठक में मंत्री टीकाराम जूली विभागीय योजनाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश देते दिखे। इसके साथ साथ विभाग के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समय पर डीपीसी आयोजित करने की बात भी कही गई। तो वहीं जयपुर में वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में घर घर तक औषधि पहुंचाई जाएगी। जी हां, कोरोना काल में जहां मेडिकल साइंस ने नए नए नवाचार किए, तो वहीं आयुर्वेद में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में भी औषधि को दवा के रूप में उपयोग किया गया, जिसके बहुत से फायदे भी देखे गए और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 2 करोड़ औषधि के पौधे वितरण करने का कार्यक्रम बनाया। आपको बता दें कि औषधि के रूप में 4 औषधि फिलहाल वन विभाग तैयार कर रहा है, जिनमें तुलसी, अश्वगंधा, नीम, गिलोय, कालबेल शामिल हैं। मुख्यमंत्री जन औषधि जो पौधे हैं ये 2 लाख पौधे हैं। 2 लाख में 4 वैरायटी हमारे पास में तुलसी है, नीम गिलोय है, अश्वगंधा है और कालबेग है। ये पौधे हैं जिनका अभी तक तो है भाई इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा घर घर जाकर, या जैसे भी आगे से कोई नियम होंगे वो होगा, पालना होगी उसकी। ये 4 वैरायटी हमारे पास 2 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो एक कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में कोरोना महामारी भयावह रूप ले चुकी थी और मौत के मामले भी लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन क्या जितने आंकड़े दिखाए गए वो भी सच है, या वास्तविकता में इससे कई ज्यादा लोग संक्रमण से मारे गए थे? धौलपुर से अब ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां प्रशासन के रिकॉर्ड में तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम है, लेकिन शमशान घाट के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। यहां चंबल मुक्तिधाम सेवा समिति के मुताबिक मार्च से 15 जून 2021 तक कोरोना से 307 मौतें हुई हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना की पहली लहर में 29 और दूसरी लहर में सिर्फ 19 मौतें बताई गई, यानी कि कुल मौतें 48। गहलोत सरकार ने मृतकों के आश्रितों को मदद करने की घोषणा के आदेश भी जारी कर दिए। सरकार के आदेश के बाद अब सिर्फ 48 मृतक के आश्रितों को ही आर्थिक सहायता मिलेगी, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं हुआ। हमारे जिले में फर्स्ट लहर जो कोरोना की थी उसमें हमारे रिकॉर्ड
के हिसाब से 29 मौत रिकॉर्ड की गई थी और जो सेकंड लहर आई है इसमें 19 डेथ हुई है। कुल मिला के अब तक जिले में 48 डेथ कोरोना से रिकॉर्ड की। तो वहीं आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में विगत 7 वर्षों से राजनीति का अखाड़ा बन रहे मेडिकल कॉलेज का काम आखिरकार शुरू हो गया। करीब 47 बीघा जमीन में बन रहे इस प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर कई वर्षों से राजनीति गर्माती रही है और इस मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की भी होड़ सी मची हुई थी। लेकिन अब करीब 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसके 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। तो वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति की है और मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा। तो वहीं बूंदी जिले में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय के SNCU वार्ड में एक नवजात बच्चे के द्वारा माता पिता के बगैर पिछले 6 दिनों से जिंदगी और मौत की जंग लड़ने का मामला सामने आया। दरअसल माता पिता नवजात को भर्ती करवाकर गायब हो गए, जिसके बाद नवजात बच्चे की देखभाल अब चिकित्सा प्रशासन खुद कर रहा है। अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में पुलिस को भी सूचित किया है। पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुटी है। तो वहीं नवजात के उपचार में जुटे डॉक्टर गोविंद गुप्ता का कहना है कि अस्पताल में परिजनों की ओर से लड़की होने पर उसे लावारिस छोड़ जाने के मामले तो आए दिन सुनाई देते हैं, लेकिन लड़का होने के बावजूद परिजनों की ओर से उसे छोड़कर गायब होने का जिला मातृ एवं शिशु चिकित्सालय का यह पहला मामला है। 15 जून को रात को 11:20 पर ये बच्चा ट्रोमा से भर्ती हुआ। उस समय डॉक्टर ने देखा और यहाँ पे SNC में उसको शिफ्ट कर दिया। बच्चे के भर्ती के समय उसका वजन 1 किलो 700 ग्राम था। बच्चे की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसके ऑक्सीजन लगाई और दवाई चालू कर दी। उसके साथ आए परिजन 2 महिला 1 पुरुष भर्ती कराने के बाद में जब सही नदारत है। उसके बाद में हमने मॉर्निंग में सोचा कि भाई रात में कहीं व्यवस्था कर रहे होंगे, अपने कुछ कपड़े वपड़े ला रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। सुबह मॉर्निंग तक भी नहीं आया तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस भी उसकी तब वो कर रही है, छानबीन कर रही है और बच्चे का इलाज जारी है। बच्चे को नलकी से दूध पिला रहे हैं, पहले से स्थिति में सुधार है। तो मैं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से राज्य सरकार के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए गए। कोरोना प्रबंधन में विफल रहने का आरोप भी गहलोत सरकार पर लगाया गया। तो वहीं अब बीजेपी के इन तमाम आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। आइए आपको भी सुनाते क्या कुछ वो कह रहे हैं। एक 2500 रुपये 18 साल तक का, जब तक वो बच्चा नहीं होगा तब तक के देने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसकी क्रियान्विति चालू हो गई है। अगर हमारी विधवा बहनें हैं तो 1500 रुपये उसकी पेंशन होगी, कम से कम 1000 रुपये उनके बच्चों के लिए होंगे, प्रतिमाह स्कूल ड्रेस आदि के लिए 2000 रुपये होंगे, यानी 3000 प्लस 1500 उनकी विधवा को, एकल महिला को पेंशन होगी और वो 1 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से राहुल गांधी जी की मंशा के मुताबिक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको सहायता इससे पीड़ित परिवार को। ये जो आउटरीच कार्यक्रम 30 दिन तक चलेगा, इसमें जो डाटा आएगा, जो चिन्हीकरण होगा, उसके बाद में हम हमारी सरकार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक अभिशंसा करेंगे कि किन किन लोगों को कहाँ कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार काम करे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी हम लोग भेजेंगे। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, नेताओं ने, सब ने इस कोरोना काल में बहुत अच्छी मेहनत की है और हमारी सरकार ने बहुत ही शानदार मैनेजमेंट किया। और हमारा ये सौभाग्य है कि अरुण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, दिल्ली से आए हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने भी
हमारे मैनेजमेंट की सराहना की और अपना मैनेजमेंट फेल बताया, चाहे वो उपचुनाव को लेकर के बताया हो, चाहे दूसरी बात को लेकर के बताया हो। अरुण सिंह जी से पहले मैं कोरोना की बात अगर जो कटारिया जी ने कही है उस पर जाना चाहूँगा कि कटारिया जी ने कहा हमने 1,05,000 वैक्सीन दी और जनवरी फरवरी मार्च में लगा नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूं कि जो हेल्थ वर्कर्स के लिए जो पंजीकृत थे उसको 90.9% डोज हमने लगाए। 45 वर्ष से अधिक के 16 जुलाई तक 2 करोड़ वैक्सीन हमने दी है। आज हम 1 लाख से अधिक प्रतिदिन वैक्सीन लगा सकते हैं। 5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की हमारी क्षमता है, यानी 1 महीने में 1.5 करोड़ वैक्सीन हम लगा सकते हैं। जो 45 से 90 है उसमें जो लक्ष्य रखा गया था उसके विरुद्ध हमने 68.70% का लक्ष्य हासिल किया था और 45 से अधिक में जो सेंसस के अनुसार जनसंख्या जो सेंसस है उसके अनुसार 78% का जो लक्ष्य हमने प्राप्त किया था। किसी भी स्टेट ने हमारे बराबर ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए और शुरू के दौर में जब तक वैक्सीन भारत सरकार दे रहा था पूरे देश में सभी स्टेट्स में राजस्थान प्रथम था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं भूलना चाहिए। दूसरा जो विषय है, अभी अरुण सिंह जी और कटारिया जी, राजेंद्र जी राठौड़ साहब बोले हैं, उसके बारे में अपनी बात कहना चाहूँगा। अरुण सिंह जी ने एक तो बीजेपी के लोगों को धमकाने का काम किया है जो कभी भी राजस्थान में परंपरा नहीं रही। उनका एक शब्द है कि बीजेपी वहाँ प्रदेशाध्यक्ष और नेता को जगह दी जाती है फोटो में, फिर भी किसी नेता के समझ में नहीं आ रहा तो हम समझा देंगे। ये लैंग्वेज राजनीति में कतई उचित नहीं है। दूसरा वो कहते हैं कि हमारे तो पीएम मोदी ही चेहरा है, चुनाव आएंगे तो पीएम मोदी ही चेहरा है। मैं आगे इस पे कहना चाहूँगा कि पिछले 4 चुनाव में उन्होंने किसको चेहरा रखा, मोदी जी को रखा या किसको रखा। हार के कारणों पर उपचुनाव में उन्होंने कहा कि हमारा मैनेजमेंट फेल था और राजस्थान सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं थी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात उन्होंने कही कि राजस्थान में सरकार की 2.5 साल बाद में भी कोई एंटी कमेंसी नहीं है। तीसरा उन्होंने जो बात कही कि साहब हमने कभी भी पीएम मोदी का ही चेहरा रखा, हम कोई चेहरा नहीं रखते। कटारिया जी ने भी कहा 2013 और अध्यक्ष को कोई हम कभी चेहरा नहीं बनाते। 2008 हो, 2003 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2018 हो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री के ऊपर चेहरा रखा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं, आपका मीडिया बोल रहा है, हमारे पास रिकॉर्ड है। किसी को कोई गलतफहमी हो भाजपा के नेताओं को तो वो मैं ठीक कर सकता हूँ। 2013 में अध्यक्ष रहते हुए भी वसुंधरा जी अध्यक्ष थी और उन्होंने राजनाथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था। 2018 में ये कह रहे हैं ना हमारा कोई चेहरा नहीं होता, हमारा तो मोदी चेहरा होता है। वो तो पता लगेगा जब सामने आएंगे तो मोदी कितना चेहरा रहेगा। 2018 में भी अमित शाह जी ने वसुंधरा राजे जी को चेहरा रखा। ये कहना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं? अरुण सिंह जी धमका रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं जो प्रदेश भाजपा इकाई का विरोध कर रहे हैं। तो ये मुट्ठी भर लोग कौन हैं? क्या वसुंधरा राजे या उनके समर्थकों के लिए ये शब्द कहे जा रहे हैं या और कोई मुट्ठी भर लोग हैं? हम समझ नहीं पाए। तो मैं पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से उन महान नेताओं से कि आप राजस्थान में आकर के इस तरीके का बयान दे करके यहाँ चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी की भी पार्टी के हों, भाजपा के नेताओं को जो धमकाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है।
आज कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। आज स्पष्ट कर दें कि हम किसी को भी चेहरा आगे नहीं बनाएंगे। ये बार बार कहना कि प्रदेश अध्यक्ष चेहरा नहीं होगा, कटारिया जी कह रहे हैं, अरुण सिंह जी नहीं कह रहे हैं, प्रताप सिंह जी क्या बोल रहे हैं सबके सामने है। कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी में इतना बिखराव है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि केंद्र में उनकी सरकार है, उनको मोदी जी से फ्री वैक्सीनेशन में ये 2 महीने जो गंवाए, लोगों को जान गंवानी पड़ी, वैक्सीन नहीं मिल पाई, खाड़ी देश में जाने वाले लोग दूसरा डोज नहीं लगने से जा नहीं पाए, तीसरी लहर की क्या तैयारी होनी चाहिए वो ये नहीं कर पाए। मैं पूरी तरीके से कह सकता हूं दावे के साथ कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के, उसको आने की अनुमान को लेकर के पूरी तरीके से फैल हुई। 29 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री जी ने विश्व आर्थिक सम्मेलन में कहा कि हमने कोरोना को हरा दिया। यानी प्रधानमंत्री जी मान चुके थे कि अब कोरोना दोबारा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने कोरोना को लेकर के कोई मैनेजमेंट नहीं किया। 7 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि कोरोना का अंतिम गेम है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी नासमझी के कारण से ये कोरोना आया और हमारे इतने लोगों की जानें गई है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं करके, आपको जो केंद्र में सत्ता दी है, 25 में से 25 सांसद दिए हैं, तो आपको देश की महंगाई कम करनी चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, राज्यों को सहायता देकर के कोरोना में से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। 25 में से एक सांसद ने कभी जाकर के मोदी जी के सामने, अमित शाह के सामने ये हिम्मत नहीं जुटा पाए ये कहने की कि राजस्थान को आप मदद दीजिए, वैक्सीन दीजिए। हमने हमेशा जब जब भी कांग्रेस की सरकार रही है देश में, केंद्र में, किसी भी महामारी को, उसके ऊपर वैक्सीन लगाने को हमने वाई नहीं लूटी। हमने हमारी जिम्मेदारी समझा और जिम्मेदारी को निभाया और लोगों की जान बचाई। देश के प्रधानमंत्री जी वाई लूटने के लिए पूना में 7 एंगल से फोटो खिंचवाते हैं और वहाँ जो बनने वाली वैक्सीन है जिसका 90% विदेशों में जा रहा है उसको स्वदेशी अपनी वैक्सीन बता रहे हैं और देश के लोगों को, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, राज्यों ने ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन नहीं प्राप्त हुई, तो मजबूर होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी और विपक्ष के हमले और उनको घेरने के कारण से और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के कारण से उन्होंने फ्री वैक्सीन देने का वादा किया। और अभी भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके कहा है कि तीसरी वेव आ रही है, खतरनाक है, बच्चों के लिए खतरनाक है, आपको उसके लिए बात करनी चाहिए। जबकि केंद्र से आकर के भाजपा के प्रभारी अपनी लड़ाई को कुरेदने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को स्थापित करने और एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनको चाहिए कि केंद्र में सरकार है तो प्रदेश की जनता को ये बताएं कि हम तीसरी वेव को रोकने के लिए क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या हम बच्चों के लिए वैक्सीन ईजाद कर रहे हैं या कैसे हमारी स्कूलें खुलेंगी, कैसे पीड़ित लोगों को हम मदद कर पाएंगे, ये बात करनी चाहिए। तो ये आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं के द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब दिया। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भरतपुर में नाबालिग बेटी से हुए गैंगरेप के बाद न्याय नहीं मिलने से आहत पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने कामा पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप यादव पर न्याय दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए हड़पने और मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाकर आत्मदाह का प्रयास किया। घटनाक्रम के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आईजी प्रसन्न खमसेरा व एसपी देवेंद्र विश्नोई पीड़ित पक्ष से पूरे मामले की जानकारी उन्होंने लेनी चाहिए।
तो वहीं धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में कोरोना वॉरियर्स की पत्नी 6 महीने बाद भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना तो सरकारी नुमाइंदों ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने इस परिवार की ओर ध्यान दिया। न सरकार सुन रही है और न सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर देवेंद्र पराशर जिला अस्पताल धौलपुर में एसटीआई काउंसलर पद पर 12 वर्षों से संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे थे। कोविड की पहली लहर में ही देवेंद्र की जान चली गई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी अभी तक कोई भी सरकारी सहायता इस पीड़ित परिवार को नहीं मिली है। मृतक की पत्नी ने प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्लेम की राशि के साथ अनुकंपा नियुक्ति दिलाए जाने की भी गुहार लगाई है। स्वर्गीय देवेंद्र पाराशर जी जो एसटीआई काउंसलर थे पीएमओ धौलपुर में, उनकी कोरोना काल में 23/11/2020 को मृत्यु हो गई थी। वो भी HRCT स्कूल उनका 18/25 और पॉजिटिव था। उनको रेफ़र किया गया हेल्थ सेंटर पर, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, जिसका बीमा धन के लिए पूरा क्लेम बनके और 9/12/20 को राज्य स्तर पर भेज दिया गया। तदुपरांत तो ये आपको बता दें कि जयपुर में दूदू थाना प्रभारी यादव नेसियो ने कीर्ति सिंह के सुपरविजन में बजरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके तहत नेशनल हाईवे 8 पर अवैध बजरी का परिवहन करते ट्रेलर और डंपर जब्त किए गए। साथ ही मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। निर्देशन में अवैध बजरी खनन व परिवहन पर दूदू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए NH 8 पर 7 ट्रेलर एवं डंपर जब्त किए हैं। वह 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। माइनिंग के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। दूदू थाना पुलिस की अवैध खनन व बजरी परिवहन पर लगातार कार्रवाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। तो वहीं जयपुर ग्रामीण एसपी के निर्देश पर सीओ संदीप सारस्वत के सुपरविजन में कालाडेरा थाना प्रभारी को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाला शातिर बदमाश कालाडेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि शातिर बदमाश फर्जी दस्तावेज पेश कर बैंक में खाता खुलवाकर लोन दिलवाने का झांसा देता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरिप्रकाश यादव ने एक FIR दर्ज करवाई थी कि उनको किसी ने अपने आप को HDFC बैंक का कर्मचारी बताकर लोन की पेशकश की और लोन दिलवाने का उनको झांसा दिया गया और लोन दिलवाने के नाम पर उनसे विभिन्न प्रकार के चार्ज मांगे गए, जैसे इंश्योरेंस चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के चार्ज मांगे गए। तो उन्होंने ये जो राशि है अकाउंट में जमा करवा दी, लेकिन उसके बाद जो है ये जिस मोबाइल से उनको फ़ोन आया था वो फ़ोन बंद कर दिया गया। तो इस संबंध में हमने जो मुकदमा दर्ज किया था 420, 419, धारा 467, 468 और ITF की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज। तो ये आपको बता दें कि राजस्थान में सियासी संग्राम लगातार जारी है। तो वहीं अब निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने सचिन पायलट पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने से तो कांग्रेस को नुकसान होगा। वो आज मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो पायलट ने ही किया है। वो नहीं होते तो चुनाव में 30 सीटें ज्यादा आती। परिवार को इस राजस्थान ने सब कुछ दिया और विशेष रूप से मीणा समाज ने तन मन धन से उनको नवाजा। उनके स्वर्गीय पिता उनको वहां से दौसा से MP बनाया, राजेश पायलट साहब को। उनकी माताजी रमा पायलट साहब को MP बनाया। सचिन पायलट साहब को खुद को दौसा से सांसद बना करके भेजा। हमारे समाज के बहुत ही दिग्गज नेता डॉक्टर करोड़ीलाल जी, उनको तक मीणा समाज ने हरा दिया। कई बार उनकी अपील को अनसुना कर दिया और पायलट परिवार के साथ पूरा मीणा समाज ने साथ दिया। आज वही पायलट परिवार, सचिन पायलट जी ने मीणा समाज की 40,000 बीघा जमीन, जो कमांड एरिया की 5 नाव बांध की कमांड एरिया की जमीन है, उस जमीन में 5 नाव बांध का पानी रुकवा रखा है। इन्हीं के समर्थकों ने, इन्हीं के जाति विशेष के लोगों ने केवल इस आधार पर कि ये पानी मीणा समाज के लोगों को जा रहा है, षड्यंत्र करके उस पानी को रुकवा रखा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।